सो दीज इक्वेशंस आर आवर कंस्ट्रक्शन इक्वेशन। हम अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलिकल एंटीना कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। कौन कौन से? ये S, ये D। ठीक। द different relation or radiation characteristics can be obtained by changing these parameters in relation to wavelength. With respect to wavelength हम इनको अगर चेंज करते हैं तो हमें different characteristics की मिलती हैं। The helical antenna may radiate in many modes, but prominent modes are two. One is normal or perpendicular mode of radiation, and another is axial or end fire or beam mode of radiation. Let's start with normal mode of radiation. In the normal mode of radiation, the radiation field is maximum in the broad side. Broad side का मतलब क्या है? अगर आपका ये हेलिकल एंटीना है तो इस हेलिकल एंटीना के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड। और इस हेलिकल एंटीना के जो एक्सियल डायरेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं एंड फायर। तो नॉर्मल मोड में हमें ब्रॉड वे में डायरेक्शन यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशंस मिलेंगे। सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस हेलिकल एंटीना में ये हमें सर्कुलर पोलराइजेशन देगा। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ हेलिकल एंटीना। हमारे सिलेबस में यह अकेला एंटीना ऐसा है जो सर्कुलरली पोलराइजेशन देगा। दिस मोड ऑफ रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमेंशन ऑफ हेलिक्स आर स्मॉल कंपेयर्ड विद द वेवलेंथ, यानी कि NL is much less than lambda। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। और L हमने देखा था कि पूरे उसमें पेरीफेरी में कंप्लीट करने में जितना वायर लग रहा है उसको हम L बोलते हैं। तो N इंटू L जो है वो अगर लैम्बडा से बहुत छोटा है तो हमारा नॉर्मल मोड एक्साइट होता है। बट बैंडविड्थ ऑफ सच स्मॉल हेलिक्स इज वेरी नैरो बैंड एंड रेडिएशन एफिशिएंसी इज वेरी लो। तो ये इसका डिसएडवांटेज है नॉर्मल मोड का कि एक तो इसके पास एफिशिएंसी बहुत कम होगी और इसकी बैंडविड्थ भी बहुत कम होगी। ठीक। हेलिकल एंटीना में बी कंसिडर्ड एज हैविंग ए नंबर ऑफ स्मॉल लूप्स। इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, आप देखिएगा। नियरली सेम ज्योमेट्री बनेगी है। तो हेलिकल एंटीना में बी कंसिडर्ड एज ए नंबर ऑफ स्मॉल लूप्स and short dipoles connected in series, which loop diameter is same as helix diameter and helix spacing S is same as dipole length। यानी कि जिसको हम S बोल रहे थे पहले, दो टर्न के बीच का डिस्टेंस, वो अब हमारा डाइपोल हो गया। और जो हमारा हेलिक्स का पेरीफेरी था या डायमीटर था वो हमारे लूप का डायमीटर हो गया। तो अब देखिए इस कंस्ट्रक्शन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक लूप और एक सिंपल डाइपोल। ठीक। अब इसको हम आगे देखते हैं। फार फील्ड ऑफ स्मॉल लूप इज गिवन बाय E phi। ये फार फील्ड है। E phi इक्वल्स टू 120 पाई स्क्वायर एंड I। ये I ब्रैकेट में क्यों लिखा है ये अभी आपको मालूम हो गया होगा पहले। साइन थीटा अपॉन R इंटू A अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन 1। जब भी हम किसी वेक्टर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो होता है रिटार्डेड। आपने रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल एक बार पढ़ा होगा। सो दिस इज रिटार्डेड करंट। सो I इज इनसाइड द ब्रैकेट इज रिटार्डेड करंट, R इज द डिस्टेंस बिटवीन लूप्स एंड A इज एरिया ऑफ लूप। एरिया क्या होता है? पाई d स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा एरिया हो गया। तो ये तो हो गई स्मॉल लूप की बात। जैसा कि मैंने बताया इसमें स्मॉल लूप भी है और शॉर्ट डाइपोल भी है। तो नाउ फार फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल इज रिटन एज ई थीटा। अब मैं इसको ई थीटा से डिनोट कर रहा हूं। इट इज इक्वल्स टू J 60 पाई रिटार्डेड करंट I
साइन थीटा अपॉन r into s by lambda. This is my equation 2. हमें मालूम है s जो है वो l के बराबर है और लेंथ ऑफ डायपोल है. From equation 1 and 2 we can say that there is 90 degree phase shift between e phi and e theta. कैसे मालूम पड़ा? Due to this j operator. ये j ऑपरेटर शो करता है कि दिस एंटायर टर्म इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज प्योरली रियल पार्ट. तो ये और ये इन दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ चुका है. रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज नोन एज एक्सियल रेशियो. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम एक्सियल रेशियो या AR कहते हैं. तो AR इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E थीटा अपॉन E phi. और जब हम इनको डिवाइड करेंगे या इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा s लैम्बडा अपॉन 2 पाई a. बट ऑलरेडी रिटन एज एरिया जो हमारा a है उसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, इट इज पाई d स्क्वायर बाय 4. तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूं तो मुझे एक्सियल रेशियो AR मिलता है. वो मिलता है ट्वाइस ऑफ s लैम्बडा अपॉन पाई स्क्वायर डी स्क्वायर. ठीक, ये एक्सेल रेशियो आगे हमें काम आने वाला है. एक्सेल रेशियो कैसे निकाला है हमने एक्सेल रेशियो निकाला है ई थीटा अपॉन ई फाई करके. ई थीटा क्या है? ये शॉर्ट डायपोल के कारण फार फील्ड है. ई फाई क्या है? ये लूप के कारण फील्ड है, फार फील्ड है. तो इनका रेशियो जो हो गया वो हमें फाइनली मिला ट्वाइस ऑफ एस लैम्बडा अपॉन पाई स्क्वायर डी स्क्वायर. So this is the axial ratio of helical antenna of elliptical polarization. अब हम देखेंगे अलग अलग केसेस में कि ये इलिप्टिकल पोलराइजेशन किस तरह चेंज हो रहा है. ठीक, लेट्स स्टार्ट विथ केस 1. केस 1 क्या है? व्हेन योर एक्सियल रेशियो इज इक्वल्स टू 0. कोई भी इक्वेशन 0 कब होगी? जब उसके न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाए. अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो एक्सेल रेशियो 0 हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा लीनियर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में. अब न्यूमरेटर था क्या? न्यूमरेटर था ई थीटा, यानी कि हमारा ई थीटा वैल्यू 0 हो रही है. तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम पूरा का पूरा ई फाई की कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं. सेकंड केस, व्हेन योर एक्सियल रेशियो इज इनफाइनाइट. एक्सियल रेशियो इनफाइनाइट कब होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए. जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये एक्सेल रेशियो इनफाइनाइट हो जाएगा और अब हम जा रहे हैं लीनियर वर्टिकल पोलराइजेशन की तरफ. ठीक, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है व्हेन योर एक्सियल रेशियो इक्वल्स टू 1. ये 1 कब होगा? व्हेन योर ई थीटा इज इक्वल्स टू योर ई फाई. जब आपका ई थीटा और ई फाई इक्वल हो जाएगा तब हम एक्सियल रेशियो 1 पे जाएंगे और अब हमें सर्कुलर पोलराइजेशन मिलेगा. ठीक, इसको अपन चेक कर लेते हैं. नाउ AR इज इक्वल टू 1, सो आई कैन से दैट ट्वाइस ऑफ एस लैम्बडा इक्वल्स टू पाई स्क्वायर डी स्क्वायर. राइट, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट S इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्बडा. एंड पाई डी हमें मालूम है इट इज सर्कमफेरेंस है C, तो C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस लैम्बडा. इसको ये भी लिख सकते हैं. बट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स S अपॉन पाई डी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ S हियर. S की ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं. नाउ आई कैन राइट इट अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स S की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की पाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्बडा अपॉन ये वाला पाई डी. ठीक, तो क्या मिला आपको? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई डी अपॉन 2 लैम्बडा. या पाई डी का वैल्यू हमें मालूम है C होता है,
तो अल्फा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स C/2 लैम्बडा। फाइन। इक्वेशन 3 इसको दे देते हैं हम। इक्वेशन 3 shows the condition of pitch angle to get circular polarization. Practically, this mode of operation is limited and it is hardly used. क्योंकि हम देख चुके हैं इसका डायमेंशन जो है बहुत छोटा है और इस छोटे डायमेंशन के कारण हमें बहुत अच्छी इफिशियंसी वाला एंटीना इसमें नहीं मिलता। फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में रेडिएशन करेगा। ये स्प्रिंग के परपेंडिकुलर, अगर आप हेलिकल एंटीना को स्प्रिंग बोले तो उस स्प्रिंग के परपेंडिकुलर में ये रेडिएशन रहेगा। तो ये पूरा इस मोड का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, एक्सियल मोड और बीम मोड और एंड फायर मोड ऑफ ऑपरेशन। इन एक्सियल मोड ऑफ रेडिएशन द रेडिएशन फील्ड इज मैक्सिमम इन एंड फायर डायरेक्शन, जो हम पहले ही देख चुके हैं, दैट इज अलोंग द हेलिक्स एक्सिस एंड द पोलराइजेशन इज सर्कुलर और नियरली सर्कुलर। This mode occurs when the helix circumference and spacing are appreciable of the order of one wavelength. हमने इसके पहले वाले मोड में देखा था जब हमने लिखा था कि ये पाई डी बहुत छोटा है लैम्बडा से। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ एप्रिशिएबल लेंथ है, मतलब वेवलेंथ के लगभग बराबर है। This mode is more interesting and it produces the broad and fair directional beam in axial direction. The axial mode of radiation is produced in the practice with great ease simply by raising the helix circumference. कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेलिक्स के जो डायमेंशन है उनको बढ़ा देने हैं। अगर आपने पहले छोटा सिलेंडर लिया था तो आप बड़ा सिलेंडर ले लीजिए और ये डायमेंशन बढ़ जाएगा। और ये रेशो C/λ is order of one wavelength. It is approximate equals to one wavelength के बराबर। And spacing S जो है उसको अप्रोक्सीमेट होना चाहिए λ/4 के। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा और हम एंड फायर मोड पे आएंगे। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने इस हेलिक्स को डिजाइन कैसे किया है। यहाँ आपको एक फिगर 1 में सिर्फ एक साइडेड मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है, जबकि फिगर 2 में 2 हेलिक्स हैं और 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों जगह मैक्सिमम रेडिएशन हम अचीव कर पा रहे हैं। ये टिपिकल डायमेंशन है हेलिकल एंटीना के, इसको आप देख सकते हैं। λ/3 है डायमीटर और 2 टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह नियर अबाउट λ/4 है और जो आपकी फीड लाइन है वो लगभग λ/8 की है। ठीक है। द पिच एंगल अल्फा वेरीज फ्रॉम 12 डिग्री। ये जो अल्फा है ये 12 डिग्री से 18 डिग्री तक वेरी कर सकता है एंड अबाउट 14 डिग्री इज ऑप्टिमम पिच एंगल। द एंटीना गेन एंड बैंडविड्थ डिपेंड अपॉन द हेलिक्स लेंथ। हेलिक्स लेंथ कितनी हमने देखी थी, n into s। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, s उनके बीच की स्पेसिंग, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो टोटल हेलिक्स की लेंथ मिलेगी। इन एक्सियल मोड terminal impedance of helix antenna lies between 100 ohm to 200 ohm pure resistive with 20% approximation. Terminal impedance is given by impedance R equals to 140 C upon lambda. इसका हम यूज कहाँ करेंगे, जब हमें सर्कुलर पोलराइजेशन का नीड रहेगा, जब हमारा डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन फिक्स है उसमें हमें यूज करना है, तब हम इस हेलिकल एंटीना का यूज करेंगे।